हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग ने एक पॉइंट मास को या एक मेटालिक स्फीयर को एक धागे से बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाया था, राइट। तो जब उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन करना है तो धागे में टाइटनेस रहना बहुत जरूरी है। While performing a vertical circular motion, the string should remain taut or tight। और उसके लिए हमने देखा था when the string comes at exactly at the uppermost point, the string should remain taut, and for this purpose, the tension in the string must be minimum। तो मिनिमम कितना? तो मिनिमम हम 0 लेते हैं थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली उस धागे में टेंशन मिनिमम यानी कि 0 नहीं होता है, उससे थोड़ा ज्यादा होता है। और वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट हम लोग मिनिमम कहते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द अपर मोस्ट पॉइंट हम लोग ने डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ RG, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा धागा को लेके जब तुम ऑब्जेक्ट को बांध के वर्टिकली सर्कल में घुमाते हो तो उस धागे में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेंशन रहना जरूरी है। एट एवरी पॉइंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड देयर और इट मस्ट बी देयर, so that the string should remain tight or it should remain taut। But instead of having a string, अगर हम एक rigid rod ले लेते, instead of having a string, अगर हम एक rigid rod ले लेते और उस rod को एक metallic box attach करके इसको vertically घुमाते हैं तो rod already stiff होता है। तो इसको जब आप vertically घुमाओगे तो इसको vertically घुमाते वक्त इस rod में जो tension है और at the uppermost point आपको जो particle की velocity मिलनी है वो प्रैक्टिकली 0 मिल सकती है। वहां पर आपको टेंशन मिनिमम 0 तक जा सकता है। व्हेन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रिंग, अगर आप एक आधा रॉड ले लेते हो और रॉड को मेटालिक स्फीयर या एक आधा पॉइंट मास बांध के वर्टिकली घुमाओगे तो रॉड जो है रिजिड रॉड वो ऑलरेडी स्टिफ होता है, ऑलरेडी टाइट होता है। तो ऐसे रॉड के लिए फिर आपको टेंशन एट द अपर मोस्ट पॉइंट प्रैक्टिकली 0 मिल सकता है और वेलोसिटी भी एट द अपर मोस्ट पॉइंट मिनिमम यानी प्रैक्टिकली 0 मिल सकती है, क्योंकि जो धागे के केस में कंडीशन जरूरी है वो कंडीशंस तुम्हारे रॉड के केस में जरूरी नहीं है। क्या कंडीशन जरूरी थी धागे के केस में? तो इन एवरी केस द टेंशन मस्ट बी देयर इन द स्ट्रिंग, whereas in case of rigid rod the tension at a uppermost point is not required actually। So these are the differences, basic differences between the string which is perform a vertical circular motion and the rod which is performing a vertical circular motion। अभी हमने धागे के केस में velocity at lowermost point हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ IRG in case of a string, लेकिन हालांकि velocity at lowermost point in case of a rigid rod is under root of 4RG or you can say 2 under root of RG। ये velocity required velocity for the rod at the lowermost point when it performs a vertical circular motion, and this is the required minimum velocity at the for the string which is performing a vertical circular motion at lowermost point or at bottom point, whereas here the velocity at the horizontal position or you can say the mid position is under root of 3RG। over here velocity at the mid position is under root of 2RG। velocity at mid position or you can say the horizontal position for a rigid rod when it performs a vertical circular motion is under root of 2RG required minimum velocity। We are not having the derivations in the syllabus over here, directly we are having the formula, whereas vertical circular motion में हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूला डिराइव करे थे। सिमिलरली यहाँ पर आपने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट और यू कैन से द अपर मोस्ट पॉइंट और यू कैन से द टॉप वेलोसिटी एट इसको एट लोअर मोस्ट पॉइंट और इनको वेलोसिटी एट बॉटम कह सकते हो और इसको वेलोसिटी एट टॉप और वेलोसिटी एट हाईएस्ट कह सकते हो। तो ये आप इसको वेलोसिटी एट मिड कह सकते हो। तो वेलोसिटी हाईएस्ट हम लोगों ने निकाली थी अंडर रूट ऑफ RG और प्रैक्टिकली वो इससे ज्यादा या एटलीस्ट इतनी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। किसके केस में? धागे के केस में। लेकिन रॉड ये ऑलरेडी स्टिफ होता है, कड़क होता है, तो धागे के केस में वेलोसिटी एट मिनिमम प्रैक्टिकली 0 नहीं है, लेकिन रॉड के केस में प्रैक्टिकली आपको मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट आपको मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पॉइंट और यू कैन से द टॉप पॉइंट, ये मिनिमम वेलोसिटी आपको 0 मिल सकती है प्रैक्टिकली। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों वेलोसिटीज में। एज वेल एज एक सिमिलरिटी जरूर है,
टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट हाईएस्ट आपको मिला था अंडर दैट इज 6 mg। तो सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन एट बॉटम दैट मीन्स लोएस्ट एंड टेंशन एट हाईएस्ट, इसमें भी डिफरेंस आपको 6 mg आएगा। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रिंग यू विल टेक अ रिजिड रॉड, तो ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे। हालांकि इसके डेरिवेशन वगैरह हमें करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है व्हीकल मूविंग अलोंग अ कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल मूविंग अलोंग अ कॉन्वेक्स ब्रिज। बट बिफोर दैट थोड़ा सा मृत्यु गोल, जिसको स्फीयर ऑफ डेथ कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे भी रिलेटेड कोई डेरिवेशन तो है नहीं, बट कंसेप्ट है मृत्यु गोल, जिसको स्फीयर ऑफ डेथ बोला है। तो स्फीयर ऑफ डेथ मतलब जो जनरली अपन सर्कस में देखते हैं, स्फीयर ऑफ डेथ जैसे जाली जाली का एक पिंजरा होता है या एक स्फीयर होता है, जिसमें एक बाइकर या राइडर इनिशियली एंटर करता है उस स्फीयर ऑफ डेथ के अंदर, और इनिशियली वो जब इस स्फीयर ऑफ डेथ के अंदर एंटर करता है तो इनिशियली वो बिल्कुल छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। उसको एक्चुअली वर्टिकल सर्कल में घूमना होता है, लेकिन वो सडनली उस स्फीयर में वर्टिकली नहीं घूमता। तो क्या करता है पहले, एट द मोमेंट व्हेन इट एंटर्स द केज और यू कैन से द स्फीयर ऑफ डेथ, तो इनिशियली वो राइडर छोटे छोटे सर्कल में ऐसे छोटे छोटे रेडियस वाले सर्कल लेता है, यू नो लाइक दैट, ऐसा। और फिर धीरे धीरे वो रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ाते जाता है एंड ग्रेजुअली अपनी स्पीड इंक्रीज करते जाता है। ग्रेजुअली बोला मैंने, सडनली नहीं, ग्रेजुअली अपनी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करता है। तो जब वो बड़े बड़े सर्कल में यानी वर्टिकल सर्कल में जब चलेगा, ऐसा करते करते वो एक वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने में बड़ा रोल होता है। हालांकि जब हम लोग एक आधा ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के वर्टिकल में घुमाते हैं, तब उसमें टेंशन का कुछ, धागे में जो टेंशन रहता है उसका पार्ट थोड़ा बहुत रोल रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। लेकिन इस केस में या मृत्यु गोल या स्फीयर ऑफ डेथ के केस में इसको ये बाइकर को सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट का रोल होता है। तो यहाँ पर आप इनिशियली अगर ये सर्कस में आपने देखा होगा, तो ये जो राइडर है जब ये हॉरिजॉन्टल इनिशियली उसको एक्चुअली वर्टिकल सर्कल में घूमना रहता, बट इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूमता है, तो तब वो छोटे छोटे रेडियस वाले सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करता एंड ग्रेजुअली रेडियस बढ़ाते जाता है। तो जब वो ग्रेजुअली रेडियस बढ़ाते जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी स्पीड भी बढ़ाते जाता है, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज करते जाता है। तो जब लार्जर सर्कल उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जब वो छोटे सर्कल परफॉर्म करता है तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, और धीरे धीरे बाद में वो लीनियर वेलोसिटी बढ़ाते जाता। और टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद द केज, वो अपनी केज के साथ कांटेक्ट मेंटेन रखने के लिए उसको कंटिन्यूसली नॉर्मल रिएक्शन मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का बड़ा रोल होता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। इसका भी डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बट एक कंसेप्ट उन्होंने डाला है स्फीयर ऑफ डेथ का। तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस भी देख के ये पॉइंट, हालांकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई बनता नहीं है ऐसा बड़ा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है व्हीकल मूविंग अलोंग अ कॉन्वेक्स ब्रिज। टॉपिक नंबर, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स मीन्स जहाँ पर ये you can see the peak point is there. So this is supposed to be the vehicle which is moving along a convex bridge. So weight of the vehicle mg is always acting in the vertically downward direction, whereas the normal reaction always perpendicular to the surface. तो weight of the vehicle mg vertically downward direction में आएगा, लेकिन normal reaction जो है वो perpendicular to the surface आएगी n. It is perpendicular to the surface, normal reaction. And mg is the weight of the vehicle acting in the vertically downward direction, and somewhere it is the center of curvature. कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कर्वेचर का सेंटर होगा। तो हम इनडायरेक्टली ये इसको रेडियस कैपिटल आ रही है, रेडियस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक के। So whenever the vehicle is taking a turn along the convex bridge, so when this turn is there, तो definitely it needs a centripetal force. तो यहाँ पर centripetal force देने का काम कौन कर रहा है? तो आप देख सकते हो कि mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इधर की तरफ होगा, राइट। तो अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली mg जो है वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड में होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे या कंडीशन कैसे लिखेंगे, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन is equal to mv²/r, whereas mg is the weight of the vehicle, normal reaction is a perpendicular drawn to the road surface, and m is the mass of a vehicle and v is the velocity with which the vehicle is moving। तो आपको ये कंडीशन समझ में आ गई है कैसे लिखा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है व्हीकल को टर्न लेने के लिए, और इसलिए mg माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। तो अब मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर निकालूं तो यहाँ पर हम लिखेंगे mg माइनस mv²/r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, mg माइनस mv²/r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर व्हीकल तुम्हारा स्पीड बढ़ाते जाएगा, इफ v इंक्रीजेस, अगर व्हीकल की स्पीड बढ़ते जा रही है, इफ v इंक्रीजेस तो mv²/r इंक्रीजेस, mv²/r इंक्रीजेस बट वेट ऑफ द व्हीकल रिमेन्स सेम, तो इसमें से ये जो डिफरेंस आएगा वो कम होते जाएगा। देखो v बढ़ेगा तो mv²/r बढ़ेगा, mv²/r बढ़ेगा तो mg माइनस mv²/r यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वो कम हो जाएगी। तो एज द v इंक्रीजेस नॉर्मल रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है व्हीकल की तो नॉर्मल रिएक्शन कम होते जाएगा। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इफ आई टेक द नॉर्मल रिएक्शन n एज अ 0, इस कंडीशन में अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये बनेगा mg माइनस mv²/r इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर mg इज इक्वल टू mv²/r। नाउ mm गेट कैंसल, r को इधर भेज दो, rg इज इक्वल टू v²। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट ऑफ rg इज इक्वल टू v, taking root on both sides, under root of rg is equal to v, and this is the maximum velocity with which your vehicle can move along a convex bridge। Why it is called as a maximum velocity? क्योंकि देखो अगर हमारा व्हीकल स्पीड बढ़ाते जा रहा है, अगर हमारा व्हीकल स्पीड बढ़ाते जाएगा तो v बढ़ेगा तो mv²/r बढ़ेगा, mv²/r बढ़ेगा तो mg माइनस दिस ये कम होते जाएगा। तो फिर ये कम कितना हो सकता है, ये कम से कम टू मेंटेन अ कांटेक्ट विद द रोड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कम से कम 0 हो सकता है, उससे नहीं कम। टू मेंटेन अ कांटेक्ट विद द रोड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम 0 हो सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम 0, तो जिस वक्त नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम 0 हो जाएगी उस वक्त व्हीकल की स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और इसीलिए ये हमारे व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड के साथ वो कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर टर्न कर सकता। इससे ज्यादा स्पीड अगर हमारे व्हीकल की हो गई तो ये व्हीकल के टायर्स का इस रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा और बिल्कुल हवा में ऐसा दिस इज व्हाट अ कॉन्वेक्स ब्रिज, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स ब्रिज और व्हीकल ऐसा स्पीड ट्रिमेंडस स्पीड से जाएगा तो एकदम इसका ऐसा कांटेक्ट नहीं बना पाएगा और ऐसा फिसल जाएगा, बाहर हवा में फेंका जाएगा। ऐसा होगा कब, अगर तुम्हारे व्हीकल की स्पीड इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है तो। सो दिस इज व्हाट अबाउट द व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। ओके, ठीक है।